हम क्या पढ़ने लगे हैं, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या होती है, क्या होती है एड्सॉर्प्शन, तह बनाने की। क्या लिखा है उसने, द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस सच एज गैस और लिक्विड कलेक्ट, जमा हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर सब्सटेंस। एक चीज के सब्सटेंसेस दूसरी सब्सटेंस की सतह पे जमा हो जाते हैं, सच एज सॉलिड इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। समझ आइए, वो वाली एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अभी कॉम्पोसिटिक्स में समझाई है। या एक और डेफिनेशन उसने दी है, द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब भी क्या होता है, जमा होना किसी चीज का। या फिर एडहियन, एडहियन का मतलब होता है किसी चीज से जुड़ जाना, लग जाना उस सतह के साथ। लिख लो ये जो क्या लिखा है उसने, अब द कंडेंसेशन और एडहियन ऑफ अ गैस, किसी गैस का, वेपर जो बुखारात वगैरह होते हैं, या लिक्विड, लिक्विड की उर्दू क्या होती है, माया, और क्या है, और कोई भी डिजॉल्व सब्सटेंस जो हल हुई हुई कोई भी चीज़ है, वो अगर किसी सॉलिड की या लिक्विड की सरफेस के ऊपर जम जाए आके, तो हम उसको क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन। इधर देखो सारे, ये भी हमारे पास, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर एक पड़ा हुआ है लिक्विड, ठीक है। मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ गैस। जो मैंने गैस यहाँ पे डाली है, वो बजाय इसके अंदर हल होने के, उसने क्या कर दिया है, इसके ऊपर वाली सतह पे आके तह बना दिया। इस प्रोसेस को हम क्या कह लेते हैं, एड्सॉर्प्शन। यही गैस जो मैंने डाली थी, फर्ज करो इसके अंदर हल हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन लिख के उसके अंदर आगे लिख लो, हल होगा। फिर है बेटा आगे एक टर्म लिखी हुई है, आयन एक्सचेंज रीजंस। क्या लिखा हुआ है, आयन एक्सचेंज रीजंस। आयंस क्या होते हैं बेटा, आयंस क्या होते हैं, किसी मॉलिक्यूल को अगर तोड़ दो ना तो उसके आयंस बन जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये बॉटल है ना, अगर मैं इसको तोड़ देती हूँ तो ये दो तरह के आयंस बनाता है। एक क्या बनाता है, H पॉजिटिव, दूसरा क्या बनाता है, OH नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव और OH है, हम इनको क्या कहते हैं, आयंस। ऐसी चीज जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। इसलिए अगर आप पूछना चाहते हैं, ये याद रहेगा, ठीक है। आयन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, तबादला करना। ऐसी सब्सटेंसेस जो आयंस का तबादला कर देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आयन एक्सचेंज रीजंस। आयन होते कितनी तरह के हैं, दो तरह के होते हैं। जो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, कैटायन, और नेगेटिव को क्या कहते हैं, एनायन। ठीक है, ये पढ़ी हुई है आपने चीजें, कैटायन एनायन। बुक से पढ़ लेते हैं, उसने क्या लिखा है, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट
of substances called ion exchange reasons। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है सब्सटेंसेस का जिसको हम आयन एक्सचेंज रीजंस कहते हैं, जो कि दैट आर वाइडली यूज फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस फ्रॉम सॉल्यूशंस। ठीक है, वो यूज किस लिए हो रहे हैं? डिफरेंट नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को एब्जॉर्ब करने के लिए। कहाँ कहाँ पे? लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में और मेडिसिन्स के अंदर। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब है हल ना होना। सिंथेटिक पॉलीमर्स, खुद तैयार किए हुए पॉलीमर्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती हैं, या पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। अगर पॉजिटिव होंगी तो हम उसको क्या कहेंगे? एसिडिक। अगर नेगेटिव होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? करना क्या है बेटा इन्होंने? एक कोई हम मेडिसिन बनाने लगे हैं, हमने ले लिया है सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है? इसके अंदर सोलो में आयन एक्सचेंज ये वाली रीजंस डाल देंगे, ये वाली सब्सटेंस इसके अंदर डाल देंगे। वो क्या करेगी? इसकी सतह पे मुझे जो चाहिए होगा ना मैं वही कर लूँगी। मैं चाहती हूँ अपने ऐसी चीज़ बना दूँ जिसकी सतह पे पॉजिटिव चार्ज। ये जो आयन एक्सचेंज रीजन मैंने डाल दिया, ये क्या करेगी? नेगेटिव चार्ज को ऊपर से कैंसिल कर देगी और सिर्फ ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इनका काम ये होगा। सही है? इसी तरह आपने कभी हार्ड वाटर का सुना होगा। हार्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर साबुन वगैरह हल नहीं होता, पीने के लिए अच्छा नहीं होता, चीज़ें हल नहीं होती, हम उसको दूसरे वाटर में कन्वर्ट करते हैं। उसके अंदर यही प्रोसीजर हो रहा होता है। जो हार्ड वाटर होता है ना उसके अंदर मैग्नीशियम होता है। सही है? उसको हम कन्वर्ट करवा लेते हैं सोडियम आयन से। ये मैग्नीशियम जो है ये साबुन को हल नहीं होने देता, पानी को क्या बना देता है? हार्ड बना देता है। जब हम आयन एक्सचेंज रीजन डाल देते हैं तो वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज कम करके इसको किस में कन्वर्ट कर लेगा? सोडियम में। तो सोडियम जो है साबुन को हल कर लेते हैं। समझ आइए इस बात की? डिफ्यूएंट क्या है बच्चों? कभी लफ्ज़ सुने डिफ्यूएंट का? सुना है? चलो फिर बताओ क्या होता है डिफ्यूएंट? क्या होता है? हाँ ऊँचा बोलो। आवाज़ नहीं आ रही, जो ऊँचा बोलो ना। डर किस चीज़ का है? गलत भी बताओगे तो कोई बात नहीं। किसी चीज़ का अच्छा वो डिफेंस होता है बेटा, वो डिफेंस होता है, जब खतरा होता है तो हम उसके खिलाफ किसी चीज़ को खत्म करना। डिफ्यूज का क्या मतलब? कौन सी ग्रामर से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बताती हूँ क्या होता है। रुक जाओ सारे बच्चों। डिफ्यूएंट बेटा क्या है? किसी चीज़ का ज़्यादा मिकदार वाली जगह से थोड़ी मिकदार वाली जगह पे जाना। सही है? फर्स्ट करो, मैं अगर आयंस और मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ, मैं ये कहूँ कि ये एक खाना है और नीचे एक दूसरा खाना आया हुआ है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो कितनी ज़्यादा है? सही है? और इसके अंदर जो तादाद है वो कम है। हमेशा जहाँ पे चीज़ ज़्यादा होगी ना वो कोशिश करती है कि मैं ऐसी जगह पे चली जाऊँ जहाँ पे कम रश हो। ये 4 दरवाजे हैं, पीछे 4 दरवाजे हैं। आप लोग बहुत
जिन्होंने बाहर निकलना है। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस दरवाजे से निकल रहे हैं, इस दरवाजे से निकल रहे हैं, उससे निकल रहे हैं। अब फर्ज करो आकाश को ये ख्याल आता है कि ये सारे तो यहाँ से जा रहे हैं, ये रास्ता अगर मैं जाऊँ तो मैं तो जल्दी से गुजर जाऊँगा। तो मॉलिक्यूल्स और आयंस भी ऐसे ही होते हैं, वो ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल्स रश कम हो। ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से, ज़्यादा मिकदार वाली जगह से थोड़ी मिकदार वाली जगह की तरफ जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। अब आइए समझ किसको कहते हैं? कंसंट्रेशन से क्या मुराद है? मिकदार, क्वांटिटी। फिर आगे बेटा दो टर्म्स बताई हैं उसने, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। ये हम बात कर रहे थे कि आम कहीं से भी चीज़ एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ जाए। दूसरा उसने कहा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि जो चीज़ है हम उसको सेल मेम्ब्रेन के हिसाब से बताएं। पैसिव ट्रांसपोर्ट सही है। ये दो सेल है, सही है। यहाँ पे फर्ज करो पोटाशियम बहुत ज़्यादा है, पोटाशियम को कैसे लिखते हैं ना, पोटाशियम आयंस की मिकदार बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे सिर्फ 2 पोटाशियम है। यही समझ लो कि ये सेल के अंदर की जगह है और ये सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है। ये क्या बनी हुई है? सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है जो कि सेमी परमिएबल होती है, चीज़ों को थोड़ा बहुत गुजरने देती है। उसने कहा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, इसके थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, हो क्या रही है? बेसिकली डिफ्यूजन ही हो रही है। किसकी साइड पे हो रही है? मेम्ब्रेन की साइड पे हो रही है। एक मेम्ब्रेन की जगह से दूसरी मेम्ब्रेन की जगह पे जा रही है, सही है। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस ट्रांसपोर्ट के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है, खुद ब खुद मॉलिक्यूल्स और आयंस अंदर से निकलते हैं और मेम्ब्रेन से बाहर चले जाते हैं, चाहे वो मेम्ब्रेन के अंदर आने हो चाहे वो बाहर जाए। फर्ज करो बाहर सोडियम बहुत ज़्यादा है, Na पॉजिटिव का क्या मतलब है? सोडियम आयन। सोडियम बहुत ज़्यादा है, अंदर सिर्फ एक सोडियम है, तो सोडियम क्या कोशिश करेंगे कि हम बाहर से अंदर चले जाए, तो वो किसके थ्रू आएंगे? मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आएंगे। ये जो अंदर आना होगा इसको हम क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है। ये MCQ आ सकता है आपका कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है कि नहीं होती। आपकी लाइन में लिखा हुआ है, हाईलाइट कर लो उसको। चलिए आगे। आगे बेटा डेफिनेशन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ आ रही है क्या मजे का टॉपिक है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बच्चों? कम कंसंट्रेशन वाली जगह से ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह पर जाना क्या कहलाता है? आप लोग बचपन में कभी कैंटीन में बहुत रश हो तो वहाँ गए धक्के दे देते, तो याद है किस तरह धक्के दे के आगे जाना पड़ता था? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल। आप एक अकेले बंदे हो, कैंटीन में जो लोग खड़े हैं वो 20-25 की तादाद में, आप उनको धक्का दोगे तो अंदर जाओगे ना। आप क्या लगा रहे हो? एनर्जी लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। ये आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सही है। इसी तरह सेल में पढ़ते हैं कि मेम्ब्रेन के फर्ज पर जैसे मैं सोडियम पोटाशियम की एग्जाम्पल ली थी, अब सोडियम बाहर ये पड़ा हुआ है,
पोटाशियम इतना ज़्यादा है, मैं चाहती हूँ ये वाला सोडियम भी अंदर आ जाए, तो ये खुद नहीं आएगा, मुझे एनर्जी चाहिए होगी इसको अंदर लेके आने के लिए। इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वैसे ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी चाहिए थी नहीं, वो खुद ब खुद ज़्यादा से थोड़ी कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था। इधर हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का लफ्ज आए तो आपने कैंटीन वाली एग्जाम्पल याद रखो। आगे है बेटा ऑस्मोसिस। डेफिनेशन पढ़ दूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की? ये काफ़ी है इतना पढ़ दूं? मैम जान छोड़े बस, हमें ना पढ़ाएंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस बाय विच अ सॉल्वेंट passes from a solution of lower solute concentration to a solution of high solute concentration through a semi permeable membrane। ऑस्मोसिस मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, याद आ रहा है? प्रॉपर डेफिनेशन को एक्सप्लेन करके बताया था कि ऑस्मोसिस क्या होता है। क्या लिखा है इसने नुमान? दो चीजें सॉल्वेंट किसको कहते हैं, सोल्यूशन किसको कहते हैं? वो चीज सोल्यूशन कहते हैं, सॉल्वेंट या सोल्यूट के मजमूए को कहते हैं। सोल्यूट क्या होता है? वो चीज जो सोल्यूशन के अंदर कम मिकदार में है उसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूट। वो चीज जो सोल्यूशन में ज्यादा मिकदार में है वो क्या होती है? सॉल्वेंट होती है। अब मैंने क्या कहा है, ऑस्मोसिस क्या होता है कि सॉल्वेंट जो, अब दो सोल्यूशन है, फर्स्ट करो, एक ये सोल्यूशन है और एक ये सोल्यूशन है। इसके अंदर इतना जो है वो क्या है? सॉल्वेंट है, और इतना क्या है? सोल्यूट है। ये दूसरी एग्जांपल है जिसके अंदर सोल्यूट कितना है? थोड़ा है, सॉल्वेंट वैसे तो सॉल्वेंट होता ही ज़्यादा है सोल्यूट से, लेकिन इस सोल्यूशन की निस्बत इसमें ज़्यादा सॉल्वेंट है। अब और दूसरा इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन भी इसकी निस्बत ज़्यादा है। अब ये वाला सॉल्वेंट पता क्या करेगा? इधर मूव करना शुरू करते हैं, सही? ये जो इसकी मूवमेंट है ऐसे सोल्यूशन से जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार कम है, ऐसे सोल्यूशन की तरफ जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। समझ आइए? हाँ, जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार कम है, बेटा सोल्वेंट की मिकदार ज़्यादा ही हो। अब दो सोल्यूशन के हिसाब से एग्जाम्पल को दो, हम दो सोल्यूशन की बात करें। एक वो सोल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, एक वो सोल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार कम है। अब जो ये दोनों हमें साथ साथ रखे, हमें इनके दरमियान में मेम्ब्रेन पड़ी है, इसमें से सोल्यूशन गुजर सकता है। अब ये क्या करेगा? इस दोनों सोल्यूशन को एक जैसा बनाने के लिए ना अपने सॉल्वेंट को इधर दे देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना सोल्यूट हल होना था वो हो गया, वो तो थोड़ा सा था। अब इसको ज़्यादा सॉल्वेंट चाहिए ना, ज़्यादा सोल्यूट को हल करने के लिए। तो ये क्या करता है? ये जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पे मूव कर जाएगा ताकि ये इस ज़्यादा सोल्यूट को हल कर सके, कम हो जाए सोल्यूट की मिकदार या उसमें हल हो जाए। तो इस सारे प्रोसीजर को हम कहते क्या हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ आइए काशिफ? क्या होता है ऑस्मोसिस? नीचे लिख लो, लिखवाइए। ज़्यादा मिकदार वाले कम मिकदार वाले
सोल्यूट से ज़्यादा मिकदार वाले सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का जाना सोल्यूट क्या होता है? क्या होता है बेटी? सोल्यूशन का हिस्सा होता है, वो हिस्सा जो कम मिकदार में होगा उसको हम क्या देंगे? सोल्यूट कहेंगे। कम मिकदार वाले सोल्यूट से या ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार कम है, उधर से सॉल्वेंट का ऐसे सोल्यूशन में जाना जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। लिख लोगे? ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर, लिखो जल्दी से लिखो, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार कम है, वहां से सॉल्वेंट का ऐसे सॉल्यूशन में जाना जहां पर सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है। सॉल्वेंट का ऐसे सॉल्यूशन में जाना जहां पर सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, क्या कहते हैं उसको? ऑस्मोसिस कहते हैं। आगे चले बच्चों। आगे बेटा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये आप लोग जो बताओगे क्या होता है? ये मोस्टली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? सेमी परमिएबल क्या कहते हैं? देखो, हम सेमी फिनाले होता है क्रिकेट में जो पाकिस्तान अभी हारा है, उसमें क्या हुआ था? अब सेमी फिनाले, इसको सेमी क्यों कहते हैं? वो आधा फाइनल में गया हुआ है, सिर्फ एक मैच जीतेगा तो फाइनल में है, हारेगा तो बाहर है, इसलिए उसको सेमी कहते हैं। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी का मतलब उससे याद रखो, सेमी फिनाले क्या होता है? आधा। और परमिएबल का मतलब क्या है? इजाजत देना। सही है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या हमारी? झिल्ली है, झिल्ली को कहते हैं। ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ चीज़ों को गुजरने दे और कुछ को ना गुजरने दे, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सही है? जो हमने पढ़ी थी कि हमारे सेल्स के बाहर एक मेम्ब्रेन पड़ी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर डिफरेंट कोड होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं इसके अंदर जाने के। कुछ चीज़ें इसके अंदर जा सकती हैं, कुछ चीज़ें इसके अंदर से बाहर आ सकती हैं, लेकिन सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं जा सकती और ना ही सारी चीज़ें इसके बाहर निकल सकती हैं। इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं? सेमी परमिएबल है। कुछ हद तक परमिशन देती है, सारी परमिशन नहीं देती। ठीक है?
प्रेशर क्या होता है बच्चों? अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को समझने के लिए ना बहुत लंबी सारी एक स्टोरी है अगर आप समझना चाहो तो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो इसने लिखा हुआ है ना वो ये होता है कि एक सोल्यूशन पहले से पड़ा हुआ है और मैं कोशिश करूँ कि उसके अंदर और सोल्यूशन डालूँ। जो अंदर पड़ा हुआ सोल्यूशन है ना वो ऐसी फोर्सेस लगाए कि जो मैं सोल्यूशन डाल रही हूँ वो अंदर ना, तो वो क्या है सेल का प्रेशर, उसके अंदर का प्रेशर। इसको हम और क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं और क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या है विकास, ये क्या समझाया अभी मैंने? पहले से सोल्यूशन पड़ा और उसमें डालो और वो ऐसे फोर्स लगाया कि वो सोल्यूशन अंदर कोशिश करें कि बाहर रहे। इसी वजह से हमारी मेम्ब्रेन जो होती है सेमी परमिएबल है। देखो अब ये सेल पड़ा हुआ है, सेल के बाहर पूरा एक इन्वायरमेंट है, पूरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब वो कोशिश करती है कि हम अंदर जाएं, लेकिन हमारा सेल क्या करता है? कोशिश करता है कि वो बाहर ही रहे। अगर सारी चीज़ें सेल के अंदर चली जाएगी तो सेल फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी उसकी। तो इसलिए सेल कोशिश करता है कि जो चीज़ें बस मुझे चाहिए वही अंदर आए और बाकियों को मैं बाहर ही निकेल के रखूँ। तो ये जो फोर्स लगा के रखता है हर टाइम, इसको हम क्या कह रहे होते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कह देते हैं। सरफेस टेंशन क्या होती है? हाँ जी रोमा, होती क्या है? वो तो एग्जाम्पल है इसके। बेटा अभी हमने पढ़ा था कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस। जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं ना, सेम एक जैसे लिक्विड्स के दरमियान, के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस होती हैं जो उसकी सतह पे, लिक्विड की सतह पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म की तह बना लेती है। वो तह जो होती है दूसरी चीज़ों को अपने अंदर आने से रोकती है। चाहे वो रोक नहीं सकती या वो, लेकिन वो कोशिश करती है कि वो रोके। अब कुछ चीज़ें जो उसके अंदर आ जाएंगी वो कौन सी चीज़ें होंगी? कुछ चीज़ें हैं, एक ये सरफेस बनी हुई है, एक ये सरफेस बनी हुई है। अब फर्ज करो मैं सरफेस टेंशन की बात कर रही हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि एक तह है, लिक्विड की तह है, ये यहाँ से एक लिक्विड आ रहा है किसी पाइप के थ्रू, लेकिन ये इसको अंदर आने नहीं देता, ठीक है, उसके ड्रॉप्स बना देता है। तो ये क्या है? सरफेस टेंशन है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि ये सरफेस टेंशन ना हो। किस सिचुएशन में होगा? कि जब इस वाली जो वो आ रही है, ये वाला लिक्विड जो आ रहा है, इसका प्रेशर या इसकी फोर्स इससे ज़्यादा होगी, सही है? ये आएगा और अब्सॉर्ब हो जाएगा या इसे कैप्चर होगा। लेकिन अगर सरफेस टेंशन टाइम है तो ना ही चीज़ अंदर हल होगी और ना ही चीज़ तय में जाएगी। जो भी चीज़ होगी वो तय में ही बैठ जाएगी आगे। क्यों? क्योंकि नीचे से उसको फोर्स मिली हुई है जो उसको बाहर निकलने के चक्कर में। अब वो फोर्स इतनी नहीं है कि वो उसको जंप करा दे बाहर, बजाय जंप कराने के उसको उसकी अपनी तह पे रख के रखते हैं, अंदर नहीं जाने देते। ये क्या होती है? सरफेस टेंशन होती है, जिसकी अभी हमने इतनी डिटेल पढ़ी थी और आप लोग बिल्कुल ब्लैंक बैठे। सेम डेफिनेशन है वही वाली फार्मास्यूटिक्स वाली। सरफेस टेंशन इज अ कॉन्ट्रैक्टिव टेंडेंसी ऑफ ए सरफेस ऑफ ए लिक्विड दैट अलाउज इट टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स। The cohesive forces among liquid molecules are responsible for the phenomena of surface tension. ये वाली सतह बनती क्यों है? cohesive forces की वजह से। cohesive forces होती क्या है? सेम उसके लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान की
टेंशन क्या है? सरफेस की टेंशन। टेंशन एक तरह से क्या होता है कि तनाव होता है, कि हमने उस दिन रस्सी वाली एग्जाम्पल से पढ़ा है। सरफेस के ऊपर एक तनाव है जो चीज़ों को उस सरफेस से नीचे नहीं जाने दे रहा, उसी सरफेस के ऊपर रोक लेता है। फिर है विस्कोसिटी। अब इस पे मुझे ना उम्मीद ना करना, विस्कोसिटी क्या होती है? एग्जाम्पल दो मुझे। पानी की एग्जाम्पल, शाबाश। आँख के अंदर जो लिक्विड हम डालते हैं उसकी विस्कोसिटी हम क्यों बढ़ा देते हैं? ज़्यादा देर हमारी आँख में रहे और उसका असर भी ज़्यादा हो। ठीक है इतना? चलो बाकी पढ़ेंगे फिर अगले